गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब अपना टॉपिक आ गया है। हम लोगों ने वेव एनर्जी, वेव नेचर पढ़ लिया। अब अपने को देखना है कि क्या लाइट की सारी प्रॉपर्टीज़ इस वेव नेचर से क्लियर हुई। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस हम वेव नेचर से समझा पाए, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी प्रॉपर्टीज़ को इस वेव नेचर द्वारा नहीं समझा पाए। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी एंड व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी किसे कहा है? तो एक ऐसी ब्लैक कलर की कोई मेटल बॉल जो इतनी परफेक्ट हो कि उस पर जितना भी कुछ रेडिएशंस डाली जाए वो सारी एब्जॉर्ब कर ले, और जब उसे गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो वो सारी की सारी रेडिएशंस को इमिट कर दे। परफेक्ट एब्जॉर्बर, perfect emitter of radiation is known as black body radiation। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस तरह की आइडियल ब्लैक बॉडी बनाई गई। खास बात, जब ऐसी ब्लैक बॉडी को, जैसे आप कोई स्पंज की कल्पना करें कि इस स्पंज पे आपने पानी डाला, जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया, निचोड़ने पर उतना पूरा पानी निकल जाए, मीन्स जितना एब्जॉर्ब सारा के सारा इमिट करना। रेडिएशन को ऐसी कोई बॉडी अगर पूरा एब्जॉर्ब और पूरा इमिट करती है, देन इट्स नोन एज ब्लैक बॉडी। ऐसी ब्लैक बॉडी को जब फर्नेस में हीट किया गया तो रेडिएशंस में क्या चेंज आया? इट्स नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कलर चेंज था, पहले डल रेड, फिर और रेड, डार्क रेड, लेकिन उसके बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि वो येलो हुआ, वाइट हुआ, ब्लू हुआ। इट मीन्स लैम्डा वेवलेंथ चेंज हुई। तो वैज्ञानिकों ने वेव थ्योरी के हिसाब से इसे समझा नहीं पाए, क्योंकि वेव थ्योरी तो ये कहती थी कि अगर किसी चीज़ को आप हीट कर रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। ये अपन ने कल एम्पलीट्यूड पढ़ा था किसी वेव का, इसमें चेंज आएगा, और एम्पलीट्यूड में कलर सेम रहता है, केवल चमक में अंतर आता है। अगर आप किसी थान की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो लाल कलर के आप कई तरह के अलग अलग कपड़े देखते हैं, आप कहते हैं इसमें तो चमकीला ज़्यादा है, इसमें कम चमक है। सेम कलर रहेगा, केवल इंटेंसिटी चेंज होगी। लेकिन यहाँ तो कलर ही चेंज हो रहे, कलर भी येलो, वाइट, ब्लू, जिसे हम वेव थ्योरी द्वारा नहीं समझा पाए। तो वैज्ञानिकों ने उसे किसके द्वारा समझाया? प्लैंक के पार्टिकल के क्वांटम थ्योरी से, जिसमें उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है वो न्यू के इक्वल है, और न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा के इक्वल। लैम्डा मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हुई तो वेवलेंथ चेंज होगी। यहाँ कहा गया कि जब आपने एनर्जी सप्लाई की तो उस इंक्रीज इन क्या हो रहा है? इंटेंसिटी हो रहा है, जिसके कारण वो कलर चेंज शो कर रहा है। इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बात आती है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत अच्छा सा टॉपिक है। फोटो मीन्स फोटोन, लाइट के बारे में बात हो रही है। आपकी वो पिक्चर, पिक की बात नहीं हो रही है। फोटोन शब्द से लिया गया है। लाइट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। जब किसी मेटल सरफेस पर किसी खास वेवलेंथ की लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। व्हेन बीम ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन न्यू मीन्स यहाँ पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को जब उस पर डाला तो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकले, इमिट हुए बाय द मेटल सरफेस, विच इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। उस पर आपने फोटोन डाले और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो मूव करेंगे, और वो जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसे क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब खास बात, क्या हर एनर्जी हर मेटल सरफेस पे डालने से, तो अब तो दिन भर हमारा लोहा बाहर पड़ा रहता है, उस पर लाइट पड़ती है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, फिर क्यों नहीं निकलते? मैं रोज़ 1-8 किलो लोहा बाहर रख दूँ, तार जोड़ दूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स की पकड़, जिसे आप उसका आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हो, अलग अलग रहता है। जिसका आईपी कम होता है, जो कम मजबूती से जुड़ा होता है। अब इसको समझाने के लिए कहूँ कि अगर 4 तरह की सरफेस है मेरे पास, इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन 10 किलो जूल से
ये 20 किलो जूल से, ये 30 किलो जूल से, 40 किलो जूल से लगा है। 10, 20, 30, 40 ये इनकी क्या है? थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं यहाँ पर 15 किलो जूल एनर्जी इन सब पर सप्लाई करती हूँ बाय द लाइट, तो जब 15 इस पे जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, बिकॉज थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज मोर देन इंसिडेंट एनर्जी, गिवन एनर्जी। कुल मिलाकर ये गिवन एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब मैंने 15 किलो जूल दिए तो 10 तो इसे निकालने में काम आ गई। बची हुई 5 किलो जूल इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी। मूव मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ ये फॉर्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। केवल न्यू लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी, और अगर एच का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, बात वही है, दोनों में कांस्टेंट का फ़र्क है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½mv²। यहाँ पर कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन दिए हैं, जिसमें सबसे कम वर्क फंक्शन है पोटेशियम का 2.2। इसका मतलब मेरे पास यदि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर है तो ये पोटेशियम में से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसीलिए इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कम होने के कारण पोटेशियम और सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बात आती है इनके दूसरे डायग्राम की। ये डायग्राम शो कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वही। वापस से देखें, इसको ऐसे अपन समझ चुके हैं। ये इंसिडेंट लाइट है, इलेक्ट्रॉन पर पड़ रही है, यहाँ बीच में इक्वल का साइन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अगर आप इक्वल एनर्जी देंगे तो केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और आप उसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसे मूव कराएगा। मोर द इंसिडेंट एनर्जी, मोर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। बहुत सीधा सा है, जितना आप एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब बात आती है इसके एक और डायग्राम की, जो ये है। ये बिल्कुल अपने जो कैथोड रेज वगैरह उसकी तरह है। यहाँ पर कैथोड के रूप में मेटल सरफेस ली है, इसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट की है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कैथोड से एनोड। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो होगी एनोड से कैथोड। जैसे नाव चलाते समय चप्पू जिस डायरेक्शन में चलता है, नाव उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती, यहाँ भी वही होगा। अब बात आती है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और सब्सटेंस। डी ब्रोगली ने दिया था वापस वही कि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस किससे समझा पाए हम? वेव नेचर से। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम नहीं समझा पाए, उन्हें हमने पार्टिकल नेचर से समझाया। तो इन दोनों को मिलाकर एक नया फॉर्मूला बनाया। प्लैंक जिसने कहा था वेव नेचर, उसने फॉर्मूला दिया E = h²। आइंस्टीन ने कहा था मैटर पार्टिकल के रूप में है, उन्होंने फॉर्मूला दिया E = mc², मतलब मास पर एनर्जी डिपेंड है। दोनों में E है, सो E इज़ कॉमन, h² = mc²। यहाँ पर c है वेलोसिटी ऑफ लाइट विच वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट है केवल लाइट के लिए। आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी, रॉकेट, इलेक्ट्रॉन ये इस स्पीड से, वेलोसिटी से नहीं चलते। केवल c किसके लिए लिखना है? लाइट के लिए। यहाँ पर न्यू = कल हम लोगों ने पढ़ा था, न्यू = c/λ। न्यू = c/λ। ये मैंने न्यू = c/λ रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में c से c कैंसल हो गया, h/λ = mc। अब यहाँ पर हमने c की जगह, क्योंकि कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने c की जगह, c क्या थी? वेलोसिटी ऑफ लाइट। v लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैटर, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर अब जब हमने
फॉर्मूले को रखा तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, दोनों का मल्टीप्लाई मोमेंटम होता है। इसका मतलब लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ मोमेंटम, वेवलेंथ मोमेंटम के अपोजिट चलती है। यहाँ तक का चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ।